ठीक है, तो आज प्रोबेबिलिटी की बारी है ना। नेक्स्ट वन, आज फिर ऑन छूट गया तो वहां पर तब से गर्म होगा। ठीक, चलिए, तो आज जो है प्रोबेबिलिटी की बारी है। एनसीईआरटी सब लोग रख लीजिए। ठीक, समझ गए। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई इज डिस्क्राइब्ड एज NE और अपॉन NS। ये पहली लाइन, NE अपॉन NS, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कहलाता है। जैसे कोई एक्सपेरिमेंट आप करते हैं तो उस एक्सपेरिमेंट से आपकी इच्छाएं कुछ जुड़ी हुई होंगी, है ना, कि ये आ जाए, वो आ जाए, ऐसा होता, वैसा होता, बहुत सारी बात रहती है जो दिमाग में चलती रहती है, जो कभी पूरी होती है, कभी अधूरी रह जाती है। तो जो आपकी इच्छा है वो जितने केस में पूरी होगी उसका नंबर NE कहलाता है। इसको कहते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज। ठीक है, और डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसको कहते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, या इसी को डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में कहते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। सारे टर्म को मैं बताता हूं कि क्या क्या सब है। सैंपल स्पेस, इसी को आप कहते हैं डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में नंबर ऑफ एलिमेंट्स फेवरेबल, हाँ अच्छा, फेवरिंग इवेंट ई, मतलब जो हमारी इच्छा है उसको फेवर करने वाला कितना केस। ठीक है, तो ये कहलाएगा, ये इन दोनों नंबर का रेशियो NE अपॉन NS है। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है, जैसे मान लीजिए आपने एक डाई को फेंका, ठीक है, आपकी इच्छा है कि 6 आ जाए, शुरू में रहता है कि 6 आ जाए, है ना, वही सोच करके फेंकते हैं जबकि गेम की शुरुआत होती है तो अंदर चलते रहता है। अब आने के लिए कोई भी कुछ भी आ सकता है, तो आने के लिए जब वो अनबायस्ड डाइस है, जुआरी का डाइस नहीं है, तो हर फेस पर एक एक नंबर होगा, है ना, 1 2 3 4 5 6, तो एक ही फेस पर 6 है, तो हमारी इच्छा सिर्फ एक केस में पूरी हो सकती है, जब वो 6 वाला फेस टर्न अप हो। वैसे जुआरी के हाथ में, है ना, हर तरह का होता है, वो 6 कहेगा तो सब में 6 वही फेंक देगा, तो आना ही आना है, समझ गए। 4 तो सब में जिसमें 4 होता होगा वही फेंक देगा, तो उसको बायस डाइस कहते हैं, है ना। तो जो अनबायस्ड डाइस है, फेयर डाइस है, उसमें हर फेस पर एक एक नंबर होता है ना, और 6 ही फेस होता है उसमें, ऐसा ही तो डाइस होता है ये, 1 2 3 4 5 6 फेस है, तो हर फेस पर एक एक नंबर होता है। तो NE की वैल्यू, NE की वैल्यू NS के बराबर या NS से कम हो सकती है। जैसे गेम के बीच में कुछ भी आता है तो आप चल लेते हैं, उस समय ये नहीं रहता कि यही आए, है ना, फिर जब एंड होगा तब लगेगा कि 1 आए या 2 आए, जो मन में करता होगा वही आए, वो सोच करके फेंकते हैं, लेकिन बीच में जो आया वो चल दिया आपने, है ना। तो NE की वैल्यू NS तक हो सकती है, ठीक है। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 0, NE 0। जैसे डाई को फेंके और डाई का किसी को अंदाज नहीं हो, अब इस उम्मीद लगा कर पहली बार खेलने के लिए बैठा हो, वो गिन लिया कि 7, तब फेंकता होगा ऐसे करके 7 आ जाए, 7 आ जाए, 7, नहीं आएगा, जिंदगी भर फेंकते रहे 7 कभी नहीं आएगा, क्योंकि नॉर्मल डाई में 1 से लेकर के 6 तक ही होता है ना, तो 7 नहीं आ सकता है। तो इसीलिए NE की वैल्यू 0 भी हो सकती है। जो हमारी इच्छा है वो मान ली उसमें है ही नहीं, उस सैंपल स्पेस में है ही नहीं, उस सैंपल स्पेस में है ही नहीं, तो पूरी नहीं होगी, तो NE की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है। तो NE अपॉन NS, एक चीज पूरा कर देता हूँ, ये इसकी वैल्यू हमेशा कहां से कहां तक होगी? 0 से लेकर 1 तक। तो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट के वैल्यू की लिमिट।
तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से लेकर 1 तक ही होगी। कोई भी ऐसा इवेंट नहीं है जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा हो जाए या 0 से कम हो जाए, नेगेटिव हो जाए। नेगेटिव होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। इसकी वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में हो। इफ P is 0 then E is impossible event, ठीक है। If P is 1 sure event then E is sure event। ठीक है, बस 5 मिनट रुक जाइए। बी की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में होगी, है ना। तो जिस किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से लेकर के 1 तक हो वो इवेंट है, वरना कोई इवेंट नहीं है ना। तो एक सवाल आपका 11th लेवल पर इससे भी पूछ लेता है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दे दिया चार्ट बना करके और कहेगा कि ये इवेंट ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जब प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक हो तो वो इवेंट हो सकता है, नहीं तो इवेंट नहीं। ठीक है, ऐसा कोई भी इवेंट नहीं है जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा हो जाए या प्रोबेबिलिटी की वैल्यू नेगेटिव हो जाए। अब चलिए, अब देखिए प्रोबेबिलिटी जब नंबर गेम ही है तो इसका मतलब सेट में जो रिलेशन होता होगा वो सब कुछ आप इसमें यूज कर सकते हैं, सब कुछ इसमें यूज किया जा सकता है। तो पहले एक दो टर्म जो है आपका जो एलिमेंट्री लेवल पर जानना है उन सबको मैं बताता हूं। जैसे सैंपल स्पेस मैंने कहा,
सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस है वो सेट जिसमें किसी एक्सपेरिमेंट का जितना पॉसिबल आउटकम सब होता होगा वो सब आ जाए। ठीक है, जैसे एक डाई को हमने थ्रो किया, अ डाई इज थ्रोन। ठीक है, डाई इज थ्रोन, देन सैंपल स्पेस मतलब पॉसिबल आउटकम्स का सेट एस विल बी 1 2 3 4 5 6। यही हो सकता है, इन्हीं 6 में से कोई ना कोई टर्न अप होगा जब डाई को फेंकेंगे तो। समझ गए? तो ये जो है इसके लिए सैंपल स्पेस हो गया। जैसे आपको कहता है कि 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, तो इसके लिए सैंपल स्पेस एस मैं कह दूं, ये क्या होगा, तीनों हेड आ जाए, या ऐसा हो सकता है 2 हेड आए तो 1 टेल आएगा, तो टी एच एच टी एच टी, 1 टेल और 2 हेड का केस इतना ही होगा। या 2 टेल आ जाए 1 हेड आए तो एच टी एच टी एच, या तीनों टी आ जाए। यही सारा पॉसिबल आउटकम्स है। ठीक है, तो ये पूरा सैंपल स्पेस है, इसी में से कोई ना कोई इवेंट अगर कर सकता है। समझ गए? तो अब एक जैसे आपसे सिंपल इवेंट और कंपाउंड इवेंट ये पूछ सकता है। तो जैसे सिंपल इवेंट है जिसमें जिसके सैंपल पॉइंट में एक ही एलिमेंट, मतलब जिसका फेवरेबल केस कोई एक ही होता, उसको कहते हैं सिंपल इवेंट। ठीक है, जैसे एक डाई को फेंके और कोई नंबर आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी, ये इवेंट सिंपल इवेंट है। क्यों? तो कोई एक ही बार ही आ सकता है। 6 की इच्छा होगी तो 6 एक ही केस में आ सकता है, 1 तो 1 एक ही केस में आ सकता है। तो सब में सैंपल पॉइंट एक ही है, तो उसको कहते हैं सिंपल इवेंट। तो सिंपल इवेंट वो इवेंट है जिसमें फेवरेबल केस एक होता है, समझ गए? उसको कहते हैं सिंपल इवेंट। तो जैसे ये सब जितना है ये इंडिविजुअल, ये सब सिंपल इवेंट कहलाएगा। जैसे 3 हेड का आना, या फर्स्ट टॉस में टेल और सेकंड और थर्ड टॉस में हेड आए, ये स्पेसिफाई करके हो, तब ये सिंपल इवेंट कहलाएगा। ठीक है, तो द इवेंट having only one element in sample point, मतलब फेवरेबल केस एक ही हो इन सैंपल पॉइंट, इज सिंपल इवेंट। ठीक है, जैसे 3 कॉइन के टॉस में गेटिंग ऑल 3 हेड्स या गेटिंग ऑल 3 टेल्स, ये सिंपल इवेंट होगा, है ना? गेटिंग ऑल 3 हेड्स in tossage of a 3 coin, in tossage of 3 coins, ये सिंपल इवेंट है। दूसरा कहते हैं कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट है कि जिसमें एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट हो, है ना? कि द इवेंट हैविंग मोर देन 1 फेवरेबल केसेस, उसी को मैं जो अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है उसमें लिख देता हूं। जो सैंपल पॉइंट कहते हैं तो थोड़ा दूसरी तरह का लगता है, लेकिन इसका मतलब यही है कि द इवेंट हैविंग मोर देन 1 फेवरेबल केसेस, 1 फेवरेबल केसेस इज कंपाउंड इवेंट। समझ गए? जैसे इन 3 टॉसेज ऑफ अ कॉइन, या इन टॉसेज ऑफ 3 कॉइन्स, event of getting
ओनली वन हेड, ठीक है, या ओनली टू हेड्स, या ओनली वन टेल, ये कंपाउंड इवेंट है। समझिए, क्योंकि इसमें जो फेवरेबल केस होगा एक से ज्यादा है, वन हेड है तो हेड कहीं भी हो सकता है, क्योंकि प्लेस स्पेसिफाई किया नहीं है। STT, THT और TTH, ये तीनों फेवरेबल केस है ना, और आने के लिए ये 8 में से कोई भी आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट लिखना होगा तो 3/8 समझ गए। अब जरा देखिए, एक और टर्म होता है इक्वली लाइकली, नाम से ही क्लियर है, इक्वली लाइकली इवेंट्स। ठीक है, इक्वली लाइकली इवेंट्स उन इवेंट्स को कहते हैं जिसके होने की, अकर करने की प्रोबेबिलिटी बराबर, सेम। If the events are equally likely to occur, then such events are known as equally likely events. ठीक है, तो the events having same probability of occurrence ठीक है, are equally likely events. ठीक है, the events having same probability of occurrence are equally likely events. समझ गए कि जिसके अकर करने की प्रोबेबिलिटी बराबर। जैसे एक डाई को फेंकें तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी वही होगी जो 2 आने की प्रोबेबिलिटी है, वही 3 आने की प्रोबेबिलिटी है ना, वही 6 आने की प्रोबेबिलिटी है। या जो 3 कॉइन का टॉस था उसमें से इन 8 में से हर एक के आने की प्रोबेबिलिटी बराबर होगी 1/8। नहीं, जैसे कि फर्स्ट टॉस में टेल और सेकंड और थर्ड टॉस में हेड आए, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 है ना। फर्स्ट टॉस में हेड, सेकंड में टेल, थर्ड में हेड, इसके आने की प्रोबेबिलिटी 1/8। तो इन सारे इवेंट के अगर करने, इंडिविजुअल इवेंट के अगर करने की प्रोबेबिलिटी बराबर है, तो ये इंडिविजुअल इवेंट इक्वली लाइकली इवेंट। समझ गए। ठीक है, अब एक टर्म है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, है ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। लेकिन नाम से ही क्लियर है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब एक दूसरे को एक्सक्लूड करता है। तो इफ अकरेंस ऑफ A denies the occurrence of B, denies the occurrence of B, then A and B are mutually exclusive events. समझ गए कि if occurrence of one event denies the occurrence of other, then such events are mutually exclusive events, है ना। तो जैसे एक इवेंट हुआ तो पलक झपकते आप कहें कि दूसरा इवेंट नहीं हुआ होगा, तो ऐसे दो इवेंट को कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। जैसे इन अ थ्रो ऑफ डाइस, एक इवेंट में E1 लिखता हूं, इवेंट ऑफ गेटिंग ऑड नंबर्स, ठीक है, जैसे 1 3 5 आ जाए। E2 is event of getting even numbers, 2 4 6। E3 event of getting
प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या क्या होगा? 2, 3, 5, है ना। E4 मैं कहता हूं इवेंट ऑफ गेटिंग से 1 and 4 लिख लेता हूं, 1 and 4। चलिए अब जरा देखिए, अब इसमें देखें तो E1 और E2 ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। E1 and E2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, है ना। कि किसी ने आपको कहा कि एक डाई को फेंका गया और इवेंट E1 हैज अकर्ड, तो आपकी नो टाइम रिस्पांस देंगे कि इवेंट E2 हैज नॉट अकर्ड। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इवेंट E1 का आना मतलब ऑड नंबर आया है, तो इवन नंबर पक्का नहीं आया होगा, है ना। लेकिन E3 के बारे में मना नहीं कर सकते। किसी ने आपको कहा कि इवेंट E1 हैज अकर्ड, तो आप बोल ही नहीं सकते हैं कि वेदर E3 हैज अकर्ड और नॉट, है ना। क्योंकि हो सकता है कि 3 और 5 में से ही कोई आया हो, या आप कहेंगे 3 और 5 में से आया हो, इसलिए कहता हूं कि ये नहीं है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो कहेगा 2 आ गया होगा तब तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएगा, है ना। इसीलिए कुछ भी नहीं कह सकते आप, ठीक है, कि E2 अगर E3 अगर किया होगा कि नहीं अगर किया होगा। लेकिन E1 अगर किया तो आप E2 के बारे में मना कर सकते हैं। तो ऐसे दो इवेंट्स को कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ऐसे ही देखिए E3 एंड E4 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। नहीं, आपको किसी ने कहा कि E3 हैज अकर्ड, तो एक सेकंड में कहेंगे E4 हैज नॉट अकर्ड, लेकिन आप E1 E2 को मना नहीं कर सकते, है ना। क्योंकि E3 1 2 3 और 5 के होने से अगर करता है, 2 इवन है, 3 और 5 ऑड है, तो किसी कारण भी हो सकता है। ये तो कहानी कि ये आया है, ये आया है तब बता सकते हैं दूसरे के बारे में कि वो आया होगा, हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। लेकिन सीधा कहा कि इवेंट E3 हैज अकर्ड, और E3 का अगर करना 2 3 और 5 में से किसी एक के आने के बराबर है, कोई भी एक आ सकता है तो E3 अगर कर सकता है। इसीलिए occurrence of E3 cannot deny the occurrence of E1 or E2, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड इट विल डिनाई द occurrence of E4, ठीक है। तो E3 and E4 are mutually exclusive events, E1 and E2 are mutually exclusive। समझिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स किसको कहते हैं? कि वो इवेंट्स जिसमें एक अकर करे तो दूसरे के बारे में टोक करके कहे कि ये नहीं अकर करे, ऐसे इवेंट्स को कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है। तो ऐसे दो इवेंट के साथ साथ अकर करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0, हो ही नहीं सकता है। जब कहते हैं एक होता है तो दूसरा नहीं होता है, तो आपको क्या है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बोथ द इवेंट साइमल्टेनियसली, और उन दोनों इवेंट के बारे में कह दिया कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, हो ही नहीं सकता है कभी। क्यों? एक होता है तो दूसरे के बारे में ठोक के कहते कि नहीं होगा, तो दोनों साथ साथ कैसे हो सकता है? तो इसीलिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के साथ साथ अगर करने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, ये होता ही नहीं, कोई इम्पॉसिबल इवेंट। समझ गए? अब चलिए, अब अगला एक टर्म और मैं लिखता हूं, उसी के लिए ऐसा एग्जांपल मैंने लिया है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स, एग्जॉस्टिव स्टडी किसको कहते हैं? जिसमें जितना कोई पढ़ता होगा उससे ज्यादा हमने पढ़ लिया, या कम से कम उतना पढ़ लिया, उसको एग्जॉस्टिव स्टडी कहते हैं, है ना। हर कोने को छान मार करके सब कुछ पढ़ लिया, जितना होता है वो सब कुछ देख लिया, वो एग्जॉस्टिव स्टडी कहलाता है। एग्जॉस्टिव इवेंट्स वो इवेंट्स है इनके आउटकम्स को कलेक्ट करूं तो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस तैयार हो जाए, है ना। क्योंकि जो भी एक्सपेरिमेंट है उसका आउटकम सैंपल स्पेस में से ही आता है, कहीं ना कहीं से सैंपल स्पेस का ही वो एलिमेंट होगा। तो वो इवेंट्स जिनके आउटकम्स को इकट्ठा करो तो पूरा सैंपल स्पेस, मतलब उस एक्सपेरिमेंट का जितना आउटकम होता होगा वो सब सामने दिख जाए, तो ऐसे इवेंट्स को कहते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स। समझ गए? ठीक है। कि जैसे हमने पढ़ाई शुरू किया, कोई एक टॉपिक सिंगल से कर लिया, कोई एक टॉपिक एक्स सोर्स से किया, वाई सोर्स से किया, हो सकता है बहुत सारा कॉमन भी किया हो, लेकिन इन सबको करने के बाद कुछ बचा नहीं, इसको कहते हैं एग्जॉस्टिव स्टडी, ठीक है। लेकिन सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ करके खुश हो गए, 12.5 कर लिया 40 मिनट का काम किया नहीं, ठीक है, उतना किया,
तो अब वो उतनी छोटी दुनिया नहीं है, लेकिन उस तरह का टॉपिक जहां जहां था वो सब हमने देख लिया। जो भी हमारे लेवल के बच्चा पढ़ता होगा वो सब पढ़ लिया। तो स्टडी को कहते हैं एग्जॉस्टिव स्टडी। एग्जॉस्टिव इवेंट्स ऐसे इवेंट्स को कहते हैं जिनके आउटकम्स को कलेक्ट करो तो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस तैयार हो, मतलब उस एक्सपेरिमेंट का जितना आउटकम है वो सब दिख जाए। तो ऐसे इवेंट्स को कहते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स। समझ गए? तो देखिए द इवेंट्स, अब उसको मैं लैंग्वेज में लिख देता हूं। द इवेंट्स whose outcomes taken together form entire sample space are exhaustive events. ठीक है? The events whose outcomes taken together form entire sample space are exhaustive events. समझ गए? जैसे देखिए E1 और E2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव भी है ना? E1 and E2 are mutually exclusive and exhaustive too. ठीक है? लेकिन E3 और E4 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो है लेकिन एग्जॉस्टिव नहीं है। नहीं, E3 E4 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव था लेकिन एग्जॉस्टिव नहीं है। क्यों नहीं है? तो 6 की कमी कर रही है, 6 नहीं है इसमें। समझ गए? सेकंड पेयर ऑफ एग्जांपल लेने के पीछे राज क्या है कि दोनों में अंतर बताना है ना। ये नहीं कि एक नहीं हुआ तो दूसरा अब जो नहीं होने वाला होगा उसमें बाकी सारा एलिमेंट, कोई जरूरी नहीं है। एक है इवेंट ऑफ गेटिंग 1, दूसरा इवेंट ऑफ गेटिंग 2 and 3। ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है लेकिन ये दोनों एग्जॉस्टिव नहीं है। समझ गए? तो E3 and E4 are mutually exclusive events but they are not exhaustive। लेकिन अब मैं लिखता हूं E5 एक इवेंट लिखता हूं, इवेंट ऑफ इन अ थ्रो ऑफ डाइसी है, इवेंट ऑफ गेटिंग 1 2 4 6 ये दे दिया। अब जरा देखिए E1 and E5 are exhaustive events। E1 था outcomes of odd numbers, मतलब and a collection of odd numbers। E1 and E2 are exhaustive events। ठीक है? but they are not mutually exclusive, समझ गए कि E1 और E2, देखिए E1 आपका यही है, इवेंट ऑफ गेटिंग ऑड नंबर्स 1 3 5 का आना, ये E1 है। और E5 मैंने डिफाइन किया है 1 2 4 6 का। ठीक है? तो इवन नंबर तो है ही, साथ साथ एक 1 भी है। तो ये दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो नहीं हुआ लेकिन दोनों के आउटकम को कलेक्ट करूं तो सैंपल स्पेस पूरा तैयार हो जाएगा, है ना। ऑफ कोर्स 1 रिपीट हुआ है, ये तो नहीं कहा कि एक एलिमेंट एक बार ही आना चाहिए। So E1 and E5 बिल्कुल आएगा, E5 ही आएगा, E5 ही है। ठीक है? E1 and E5 are exhaustive events but not mutually exclusive। ठीक है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं। समझ गए? और ऐसे ही E2 और E3 को देखें तो नाइदर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नॉर एग्जॉस्टिव, है ना। E2 और E3 या E1 और E3, ये ना तो E1 और E3 देखें तो ना तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और ना एग्जॉस्टिव है, या E2 और E3 देखें तो दे आर नॉट म्यूचुअली, नाइदर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नॉर एग्जॉस्टिव। ठीक है? दोनों में से कुछ भी नहीं। तो इस तरह से आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स को पहचान सकते हैं। नहीं? अब जरा देखिए
if A and B are mutually या exhaustive, mutually exclusive में तो देख ही लिया था, exhaustive events. If A and B are exhaustive events, तो आप कह सकते हैं कि number of element in A union B will be equal to number of element in sample space. एग्जॉस्टिव इवेंट उन्हीं इवेंट्स को कहते हैं कि जिनके एलिमेंट को कलेक्ट करूं तो पूरा सैंपल स्पेस तैयार हो जाए। कलेक्ट करने का मतलब उनके एलिमेंट्स का यूनियन लूं, तो उनके एलिमेंट्स का यूनियन लूं तो पूरा सैंपल स्पेस तैयार हो जाए। ऐसे इवेंट को कहते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस NS। आ गया? अब जरा देखिए इसका मतलब क्या, NS से इसको डिवाइड करिए, N A यूनियन B और अपॉन NS इक्वल टू 1। अब जरा बताइए N A यूनियन B अपॉन NS को क्या कहेंगे? यही कहते हैं P A यूनियन B। ठीक है, समझ गए? तो P A यूनियन B इज 1, P A यूनियन B इज 1। ठीक, तो A और B एग्जॉस्टिव इवेंट्स हो तो एग्जॉस्टिव इवेंट्स के यूनियन की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 के बराबर होगी। तो P A यूनियन B आ गया। If A and B are mutually exclusive events, A and B are mutually exclusive events, जो ऊपर में हमने डिस्कस किया था, exclusive events, then number of element in A intersection B कितना होगा? 0, है ना, साथ साथ हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब NS से डिवाइड करेंगे तो भी 0, N A इंटरसेक्शन B और अपॉन NS इज 0। इसका मतलब P A इंटरसेक्शन B इज 0। समझ गए? तो जब दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तो उसके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 होगी, और जब दो इवेंट एग्जॉस्टिव हो तो यूनियन की प्रोबेबिलिटी P A यूनियन B। अब चलिए आप जरा सेट थ्योरी पर कुछ काम करें। इसको तो समझ गए, और देख रहे हैं सारा नंबर गेम है। इसका मतलब सेट थ्योरी का जहां यूज हो पाए बेखौफ यूज करिए, जितना यूज कर सकते हैं कर लीजिए। ठीक, सेट थ्योरी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, इन दोनों का जो मिक्सचर है वो आपका ये, ठीक है, मिक्सचर है ना। ये आपका प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी आपने कौन है? ठीक है, तो P A इंटरसेक्शन कौन है? ये कौन है? हैं? रिपोर्ट कर दूं क्या? ठीक है, P A इंटरसेक्शन B इज 0। ठीक है, P A इंटरसेक्शन B इज 0। अब देखिए जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B, इसको आप लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B, यही होता है। ठीक है, अब इसको NS से डिवाइड करिए तो N A यूनियन B और अपॉन NS, ये हो जाएगा आपका NA अपॉन NS प्लस NB और अपॉन NS माइनस NA इंटरसेक्शन B और अपॉन NS। तो PA यूनियन B, इसको आप लिख सकते हैं PA प्लस PB माइनस ऑफ PA इंटरसेक्शन B। समझ गया?
तो देखें जो नंबर में रिलेशन है वही प्रोबेबिलिटी में रिलेशन है। एन ए यूनियन बी, एन ए एन बी, एन ए इंटरसेक्शन बी में जो रिलेशन था वही रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी में भी रिलेशन आ गया। क्यों? तो नंबर से प्रोबेबिलिटी तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक काम करना है, एन एस से डिवाइड कर देना है पूरे। आ गया? तो देखिए पी ए यूनियन बी इज पी ए प्लस पी बी माइनस ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी। अब जरा देखिए, इफ ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव इवेंट या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, पहले देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। देन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या होता है हमें मालूम है, ठीक है, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, देन पी ए यूनियन बी को आप कह सकते हैं पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी। आ गया? अब देखिए इफ ए एंड बी, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दिखाने का ये भी एक तरीका है, यूनियन की प्रोबेबिलिटी अलग अलग प्रोबेबिलिटी के सम के बराबर आ जाए, इसका तो इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो इफ ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव टू, ये भी हो, तब एक एडिशनल क्या आ जाएगा, पी ए यूनियन बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, देन पी ए प्लस पी बी इज 1। समझ गया कि मतलब ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव दोनों इवेंट्स हो, तो पी ए प्लस पी बी की वैल्यू 1। ठीक, ये बहुत काम का रिलेशन है और इनफैक्ट इसका अभी से लेकर के 12th तक यूज करते हैं। पी ए प्लस पी बी इज 1 इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। ये किस किस केस में करते हैं तो देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of E and plus probability of non-occurrence of E is always 1। ठीक है, कि कोई भी इवेंट या तो अकर करता होगा या नहीं अकर करता होगा। ठीक है, ये दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। जैसे अकर कर गया तो जबरदस्ती तो नहीं कह सकते कि नहीं अकर किया है, या नहीं अकर किया तो भी दबाव नहीं डाल सकते हैं कि अकर किया ही होगा। ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और किसी भी इवेंट के साथ यही दो केस हो सकता है, एग्जॉस्टिव भी है। तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ ई इज ऑलवेज 1। ठीक, अब जरा देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1, ये किस सेंस में मैं यूज कर रहा हूं बताता हूं। एटलीस्ट 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन इज ऑलवेज 1। जैसे एक कॉइन को हमने टॉस किया 100 टाइम्स, ठीक है, एक कॉइन को 100 टाइम्स टॉस किया और आपसे कहता है कि फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड। ठीक है, तो कॉइन को 100 टाइम्स टॉस करेंगे तो या तो कम से कम एक बार हेड आएगा या बिल्कुल नहीं आएगा। इन दो के अलावा कोई तीसरा ऑप्शन है? कोई भी तीसरा ऑप्शन नहीं कि एक कॉइन को 100